बिहार को जो विकासशील का जो ठप्पा वो हटा के आप बिहार को जो है विकसित बिहार बनाने का काम करें। लोगों से ऐसे वोट ठग होता था ज़मीन जगह पे। अब पटना विकसित हो रहा है। जो सबसे खराब पूरे देश में मतदान हो रहा है तो अपने बिहार में हो रहा है। पहले कीजिए मतदान, तब कीजिए जलपान। सनातन धर्म को जो माना है, सनातन धर्म को मानने वाला देखिए हर क्षेत्र में जो सफल हो रहा है। जिंदगी में पहली बार इसका खुलासा कर रहा हूँ, वो भी आपके चैनल पे। आपके story.com पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान हैं और उनके बारे में उनसे बात करने से पहले कुछ बातें उनके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। ये पिछले 18 साल से मीडिया के क्षेत्र में कार्यरत हैं। देश के जाने माने कई ऐसे प्रतिष्ठित चैनल हैं जिनके साथ ये काम कर चुके हैं। साथ ही साथ इवेंटिक मीडिया नाम की एक कंपनी है, उसके ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। उस कंपनी के अंतर्गत कई और कंपनी है, ग्रुप ऑफ कंपनी है, उसके भी देखभाल यही करते हैं, उसके भी डायरेक्टर हैं। साथ ही साथ बिहार में जो बड़े स्तर के जो नेता हैं उनसे इनकी एक बहुत अच्छे संबंध रहते हैं, उसके बारे में भी जानेंगे। मल्टीपर्पस आदमी है, यानी कि कह सकते हैं कि मल्टी टैलेंटेड व्यक्तित्व ये अपने अंदर समेटे हुए हैं। उसके अलावा बिहार में सबसे एक बड़ा कार्यक्रम इनके द्वारा आयोजित किया जाता है, वो है बिहार टॉक। और बिहार टॉक प्रति वर्ष जो है पटना के होटल मोरिया में इसका आयोजन होता है और देश में जितने भी बिहार से बड़े बिहार के लोग अलग अलग पदों पे कार्यरत हैं उनको इस आयोजन में आमंत्रित करते हैं और उनके माध्यम से बिहार के युवाओं को उनसे जोड़ते हैं, उनको प्रेरित कराने का काम करते हैं। और फिर से इस बार 2024 में सीजन 4 में फिर से बिहार टॉक का आयोजन इनके द्वारा 23 जून को उसी पटना के मोरिया होटल में किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि उसकी क्या रूपरेखा है, क्यों उसका आयोजन होता है, उससे क्या क्या फायदा हो गया। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं और हमारे साथ हैं चंदन राज जी सर। धन्यवाद, आपने इस कार्यक्रम में बुलाया। आपकी स्टोरी जो है आज बिहार ने देश में भी नाम कमा रही है और मैं तो हमेशा आपको सराहना करता हूँ आपके काम को। एक जो इस चुनावी माहौल में, क्योंकि हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं और लोकसभा का चुनाव है और इतना बड़ा मतदान है जहां से देश के प्रधानमंत्री को चुनना है, हम सब के युवाओं के भविष्य को चुनना है और अगला 5 साल, यानी कि आज के डेट में समय की कितनी कीमत है हम समझ सकते हैं, तो अपने अगले 5 साल को तो कम से कम सुरक्षित करना है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए देखा जा रहा है कि पूरे बिहार में जो पिछले 3-4 चरण के चुनाव हुए उसमें मतदान प्रतिशत जो है बहुत कम हुआ है। तो इसके पीछे क्या कारण है और क्या पटना में भी 1 तारीख को चुनाव होने वाला है, तो क्या लगता है कि पटना के लोग भी उसी तरीके से घर में बैठ करके इंतजार करेंगे और सिर्फ वहाँ से हल्ला गुल्ला करेंगे कि ये नहीं हो रहा है, कि वो लोग भी मतदान के लिए निकलेंगे? देखिए, बिहार के लोग अब जाग गए हैं। तब बहुत गर्मी था, अब इस बार छाता लेके निकलेंगे। भैया भाभी जितने भी हैं सारे लोग निकलेंगे और पहले करेंगे मतदान, फिर करेंगे जलपान, क्योंकि आपको चुनना है ये जो विश्व के आइकॉन हैं उनको चुनना है तीसरी बार। तो एक एक मतदान महत्वपूर्ण है, निकलिए बाहर, ठीक है, मतदान कीजिए। और मैं वो वोटर को भी बोल रहा हूँ, अगर आप इधर भी वोट नहीं दे रहे तो उधर भी दीजिए, लेकिन दीजिए जरूर। तब ना बोलिएगा कि भाई रोड खराब है या ये खराब है, ऐसे कैसे होगा। तो इसलिए हम दोनों वोट देने जाएंगे और हम दोनों जा रहे हैं, आप भी जाइए। तो पहले करेंगे हम लोग मतदान, फिर करेंगे जलपान। अपना वोट जरूर दें। तो ये बात थी मतदान के लिए। तो निश्चित तौर पे आप घरों से निकलिए और आप किसी चीज़ के अधिकार को तभी मांग सकते हैं जब आप उस अधिकार को पाने के लिए जो आपका मूल काम है वोट देना, वो करेंगे तभी। सबसे पहले आपके जो भी कार्यक्रम है उससे पहले थोड़ा हम जानना चाहेंगे कि आप मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं और आप मीडिया के क्षेत्र में कैसे आए? जी, तो बेसिकली मूलतः मेरा जन्म तो पटना में हुआ। फादर जो हैं एक वरीय पुलिस अधिकारी रहे बेसिक, लेकिन गांव के बात में पूछिएगा तो दादाजी रहने वाले मतलब खगड़िया परवत्ता मेरा विधानसभा हुआ। एक वरिष्ठ अधिकारी शिक्षा जगत में थे, काफ़ी नाम था उनका। लेकिन पापा लगता है 1970 के आसपास पटना में आके बस गए, फिर पुलिस सेवा में कार्यरत रहे 2012 तक। तो सारा हमारा पढ़ाई लिखाई पटना दिल्ली होते रहा। मास कम्युनिकेशन हुआ, मैं डबल ग्रेजुएशन AA में, मतलब क्योंकि समाजशास्त्र से भी मैं MA हूँ, फिर मास कम्युनिकेशन किया। क्योंकि उस समय मास कम्युनिकेशन का वैसा दौर नहीं था, गार्जियन नहीं समझते थे, क्योंकि पापा पुलिस में थे तो उनको होता था कि अधिकारी बने। तो मतलब पुलिस में ही कोई सरकारी नौकरी मिल जाए। हाँ, ट्राई किए थे, लेकिन उस समय 1-2 नंबर से कहीं न कहीं UPSC में हम लोग नहीं सफल हो पाए। लेकिन क्योंकि शुरू से मुझे बोलने का शौक़ था, दिखने का शौक़ था, तो मैं कुछ कार्यक्रम में भाग लेता था।
आपस में मंच में कुछ कॉमेडी शो करता था, तो बचपन में से ही ये कुछ न कला मेरे अंदर में थी। तो फिर मैंने एक हमारे आज तक में भैया थे बिहार के, उन्होंने कहा क्यों नहीं तुम मास कम्युनिकेशन कर लेते हो, इतना तुम बोलने में ठीक हो, ठीक ठाक दिखते भी हो। तो मैंने फिर मास कम्युनिकेशन किया, फिर बहुत सारे दिल्ली उल्ली चैनल में, बड़े बड़े चैनल में, जो आज बहुत बड़े निजी चैनल हैं, इसका आज नाम है, तो वो सारे चैनल में लगभग काम, कुछ अखबार में काम किया। फिर देन अपनी कंपनी भी मैंने डाल दी थी, प्रगतिमान मैगजीन डाला, इवेंजिक मीडिया डाला। आज ईश्वर के आशीर्वाद से साथ मेरी अपनी खुद की कंपनी है और लगभग 200-250 लोगों को भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मैं रोजगार देता हूँ। खैर, तो ये तो आपका परिचय हो गया और निश्चित तौर पे दमदार परिचय है ये। बिहार में खास करके अगर युवाओं की बात करें तो युवाओं को बहुत ज़्यादा प्रेरित करने की आवश्यकता है, और इसके संदर्भ में हम जानना चाहते हैं कि जो आपकी जो आयोजन होती है बिहार टॉक, उसके पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है और उसकी शुरुआत कब हुई, कैसे हुई और उसका उद्देश्य क्या है आपका? 2017 में मैंने रविंद्र भवन पर अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मान समारोह का आयोजन किया और मैं बिहार आ चुका था। बहुत सारा चैनल काम करने के बाद अपनी कंपनी एस्टेब्लिश्ड हो चुकी थी, तो उसमें मैंने देश विदेश से पहला ही कार्यक्रम मेरा काफ़ी सुपर हिट रहा, लेकिन उसका नाम अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मान समारोह ही था। और उसमें फिर वहीं से सृजन हुआ बिहार टॉक। अच्छा। मैंने नाम 2017 में ही इसका रखा बिहार टॉक, बिहार की बातें। पूरे विश्व समुदाय में जो बिहारी जहाँ भी बसे हैं अलग अलग फील्ड में, वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो उससे उनको फेसबुक के माध्यम से, इंस्टा के माध्यम से, एक्स के माध्यम से खोज के मैं लाता, बात करता कि बिहार में मैं ऐसा आयोजन करने की सोचा, आप आइए। तो लोग आना शुरू हुए। 2017 से ही मुझे काफ़ी विदेश से भी लोग आए, वाशिंगटन से आए, एक बिहारी जापान से थे, वहाँ से ऑस्ट्रेलिया, मतलब 3-4 कंट्री से पहले ही प्रोग्राम में आए। तो पहले सीजन है वो, तो प्री सीजन बोलिए। अच्छा। तो उसी से मेरा आत्मविश्वास बढ़ा। इसके बाद क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड रहा वो पुलिस का रहा, पॉलिटिकल भी रहा, शुरू से रहा, पारिवारिक माहौल, तो काफ़ी मंत्री लोग से शुरू से रहा है, IPS IAS की लॉबी में रहा, तो उन लोगों से भी सपोर्ट, वो लोग भी आके टॉक शो में भाग लिए, मुझे मेरे कदम को सकारात्मक समझे, सहारा दिए। तो उसके बाद मैं पिक किया, मेरी कंपनी भी ग्रो कर रही थी तब। इसके बाद बिहार टॉक एक बड़ा रूप ले लिया। बिहार टॉक एक बड़ा इवेंट के नाम से, एक सांस्कृतिक मंच के नाम से बिहार में प्रसिद्ध होते गया। तो आज बिहार टॉक नाम ही काफ़ी है। बिहार टॉक में जो है हम लोग जो सिलेक्शन करते, अभी ये मैं बता दूं कि आज जो है, आज जो जब हम इंटरव्यू कर रहे हैं, लगभग 1600 फॉर्म जो है अभी आ चुके हैं। अच्छा, बिहार टॉक के सीजन 4 के लिए? 4 के लिए। अच्छा। उसमें भी सब अच्छे आपके जैसे युवा हैं, कोई मीडिया में है, कोई व्यापार में है, कोई कृषि में है, पूरा विभिन्न फील्ड में, फैशन हो, लेकिन इसमें 25-26 फील्ड है पूरे जो होते हैं, कैटेगरी है, मतलब उस कैटेगरी से लोग शामिल होते हैं उसमें। हाँ, तो इसमें सारे लोग आ रहे हैं। इसमें जूरी मेंबर होते हैं, जूरी मेंबर में मैं भी होता हूँ, एक्स IPS IAS के लॉबी होते हैं, वहाँ बैठते हैं, हम लोग सिलेक्शन करते हैं ताकि सही लोगों को मिले। मेरा मुद्दा है कि आप अच्छे से, आप ही अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको प्रोत्साहन मिलेगा, आपको एक मंच पे जो पॉलिटिकल में सबसे ऊपर है उनके द्वारा हो या पुलिस में दे, तो एक सम्मान मिलता है जो उनके द्वारा, एक बड़ा होटल में। लेकिन मैंने शुरू से लोग बोलता है कि आप दूसरे होटल में क्यों नहीं करते, तो मेरा रहा कि करेंगे तो बढ़िया करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। तो सब दिन मोरिया होटल में ही मैंने किया। अब ताज खुलने वाला है, अगला हो सकता है ताज में ही करें, तो वो रहा। एक क्लास के भी इवेंट रहता है, आपने तो करीब से देखा भी है जी। तो वो हमारा फोकस मेन रहा कि बिहार की चीज़ों को अपने माध्यम से, आपके माध्यम, क्योंकि मीडिया में मैं तो हूँ, तो एक मंच हो गया। आपको वहाँ टॉक शो होता है, टॉक शो के माध्यम से आपकी बातें मीडिया के माध्यम से देश दुनिया तक पहुँचाने का हम काम करते हैं। उसके बाद हम लोग जो है सकारात्मक रूप से उनको जो है चयनित जो होते हैं उनको सम्मान करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कैटेगरी का ये अवार्ड होता है, अलग अलग फील्ड का ये हम लोग अवार्ड देते हैं, और ये चयन प्रक्रिया इसमें हम लोग थोड़ा सा टाइट रखे हुए हैं। ये जो पिछला 3 सीजन हुआ है उसका आपका क्या अनुभव रहा और उसके क्या क्या ऐसे मतलब फ़ायदे हुए? आमतौर पर अगर सीधी स्पष्ट शब्दों में बात करें तो सामाजिक तौर पे क्या फ़ायदा आपको नज़र आता है लोगों के लिए? मेन क्या हुआ कि देखिए बहुत सारे चीज़ें मैंने देखा। सबसे बड़ी बात है कि 3 सीजन हो चुका है, चौथा है। इसमें 2-3 उदाहरण में, क्योंकि समय कम है तो हम बता दें कि एक लड़का मुजफ्फरपुर का था, उनकी जो है कागज़ की फैक्ट्री उसने मुख्यमंत्री योजना के तहत
शुरुआत की थी। शुरुआत की थी, लेकिन बहुत सारे उनको वहाँ तकलीफ था। अच्छा। तो उस समय में उद्योग मंत्री हम लगते समीर महासेठ थे, जब ये पिछला सीजन में। अच्छा। तो वो उस प्रोग्राम में आए, तो उनका जो समस्या था वो मतलब 1-2 दिन में हल हो गया। उस कार्यक्रम की वजह से। तो वैसे वैसे बहुत सारे चीज़ पे, जैसे मान लीजिए कोई बिल्डर ही है, तो वहाँ पे हम लोग वो सिर्फ इवेंट ही नहीं होता, हम लोग कोशिश करते हैं अगर आपके पास कुछ सवाल है, कुछ समस्या है, तो उसका निदान मंत्री के द्वारा या प्रशासनिक तंत्र के द्वारा जो सकारात्मक सही तरीके से करने का हम लोग काम करते हैं। जो भी लोग जुड़ते हैं, हम लोग अवार्ड के लिए नहीं ये प्रोग्राम कर रहे हैं, हम लोग जोड़ते हैं तो उनको जोड़ते हैं बिहार से, बिहार के लोगों से, बिहार के जो पॉलिटिकल लोग हैं जो कुछ कर सकते हैं उनसे जोड़ते हैं, प्रशासनिक लोग से जोड़ते हैं, उनका काम हम लोग जो करवाते हैं। देखिए ये यहाँ तक तो पहुँच गए, अब यहाँ से ऊपर ले जाने की जो जिम्मेदारी है वो हमारी और आपकी है। तो बिहार टॉक के माध्यम से रोड तो कितना बना हमको तो याद ही नहीं है, कि बहुत सारे लोग आते हैं भैया रोड ये वो, तो रोड तो बहुत बना, तो बहुत सारे जो हैं मतलब युवा आए वहाँ पे कार्यक्रम में भाग ले रहे, वहीं पे मंत्री है, अगर कोई उनका सवाल है या कुछ उससे रिलेटेड है तो आपने रख लेते हैं। और मेरे में एक क्या अच्छाई खराबी है कि अगर हमको कोई काम दे दीजिए कि भैया ये है मेरे गांव में ये नहीं है, तो हम लड़ के भी ना वहाँ पे आपको रोड बनाने का काम हो, या तो बिजली नहीं पहुँच, बिजली तो अब सब जगह पहुँच गई, या स्वास्थ्य केंद्र हो, जो विभाग से मैं रिलेट करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि वहाँ पे जो एक सामाजिक तौर पे, समाज सेवी के तौर पे वहाँ पे आपका काम हो जाए। तो बिहार टॉक के बाद ना आप एक चीज़ सबसे बड़ा क्रांति जो है आप देखिएगा, पहले कोई इवेंट का नाम बिहार से शुरू नहीं होता था, हाँ। लेकिन 2017 के बाद जब हम बिहार टॉक स्टार्ट किए, तो मेरे यहाँ तो कॉपी बहुत तेज होता है, हाँ। तो इसके बाद हर इवेंट का नाम जो है बिहार लिखने लगा। मान लीजिए मोटर बिहार शो, बिहार मोटर शो, इस टाइप का जो होता है बिहार ब्रांडिंग करने लगा। औद्योगिक इवेंट था पहले, सब पहले इंडिया लिखता था, ईस्ट इंडिया एयर शो या ईस्ट इंडिया एक्सपो, अब बिहार एक्सपो होने लगा। तो ये मैंने बदला। आज देखिए बड़े बड़े अखबार ने मेरे बारे में छापा कि ब्रांडिंग का हम काम कर रहे हैं, ये मेरे मन में ये नहीं था कि ब्रांडिंग का, हमको था बिहार की चीज़ों को दिखाना है। सबसे देखिए मेरे प्रेरणा स्रोत बहुत सारे रहे, मेरे दादाजी रहे, पिताजी, सारे लोग, और एक बहुत क्लोज हैं जिनके बड़े भाई हैं, आपके भी वो क्लोज होंगे, जो आईजी हैं श्री विकास वैभव सर, उन्होंने अलग जगाया है, लेट्स इंस्पायर, लेट्स इंस्पायर बिहार। और एक चीज़ आप गौर कीजिएगा, हमारे कार्यक्रम में हमेशा वो रहते हैं, और अच्छे जितने भी लोग हैं, चाहे वो IPS से मंत्री हो, हमेशा देखिए कि मैं रिपीट करता हूँ कि वही लोग जो हैं, जो चुन के जो है ना, जो क्लास के लोग हैं, जिन्होंने कोई देश के लिए कुछ किया है, बिहार के लिए कुछ करना चाहता है, वैसे लोगों को मैंने जोड़ने का काम किया है। तो बिहार टॉक एक ऐसा मंच है जो अच्छे लोगों को जोड़ के रखा है, और नए लोगों को एक मंच दे रहा है, ताकि आप बिहार की संस्कृति को बढ़ाइए, बिहार को जो विकासशील का जो ठप्पा वो हटा के आप बिहार को जो है विकसित बिहार बनाने का काम करें। इसीलिए ये बिहार टॉक का आयोजन हर साल होगा, आगे भी होते रहेगा। एक मुझे और जो फ़ायदा नज़र आता है कि उसमें तमाम तरह के जब लोग आ रहे हैं अलग अलग, तो एक दूसरे का कम्युनिकेशन इसके पहले नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं आप उसमें ब्रिज का काम करते हैं, और वो आपस में वो लोग जुड़ते हैं, और फिर उसके बाद बाहर में उनको कोई आपस में सलाह की ज़रूरत होगी, मदद की जरूरत होगी, तो निश्चित तौर पर वो करते होंगे। सबसे जो इम्पोर्टेंट और जो चीज़ है, क्योंकि आप एडवर्टाइजमेंट के क्षेत्र में भी हैं, आपकी जो इवेंट मीडिया कंपनी है वो भी काम कर रही है, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते हैं, ये सारा काम आपके, तो इसकी शुरुआत कब हुई और इसके पीछे का क्या कारण रहा कि आप इसमें भी अपना कदम रखें? देखिए मीडिया में तो बहुत साल से था ही, एवेंजिक मीडिया इवेंट कंपनी है, जिसमें सरकारी इवेंट हम लोग करते हैं, प्राइवेट इवेंट भी करते हैं, जो अच्छे इवेंट है तो वो करते हैं। उसके साथ साथ मैंने देखा क्योंकि मेरे पढ़ाई भी मास कॉम की थी, तो एडवर्टाइजमेंट के क्षेत्र में मैंने इवेंजिक मीडिया आउटडोर की स्थापना की। देखिए मैं बता ही देता हूँ, इवेंजिक मीडिया हुआ, इवेंजिक मीडिया आउटडोर है, फिर प्रगतिमान मेरा मैगजीन है जो काफ़ी सक्सेसफुल है, उस प्रगतिमान लाइव है, अंगिका आर्ट एंड क्राफ्ट है। देखिए अंगिका आर्ट एंड क्राफ्ट भी बिहार टॉक के अंदर किसी में दिमाग में आया कि जो मैं मूलतः भागलपुर से हूँ, अच्छा। तो मंजूसा कला होता है वहाँ पे, उसको बढ़ाने के लिए मैंने अंगिका आर्ट एंड क्राफ्ट कंपनी की स्थापना की, तो वो है। फिर समाज में देखते हैं कि हम हमेशा कुछ न कुछ दान पुण्य या इसमें लगे रहते हैं, बैक से भी देखते हैं, हम ज़्यादा फोटो इसका नहीं डालते, तो अर्पण फाउंडेशन की स्थापना मैंने की। तो ऐसे से करके और लोगों में जो आपने से एडवर्टाइजमेंट, उसके साथ साथ देखिए मैंने अभी कदम रखा है माँ वैष्णो देवी प्रॉपर्टी में, लोगों से ऐसे बहुत ठग होता था ज़मीन जगह पे, अब पटना विकसित हो रहा है, तो मैंने स्थापना की कि एक ऐसा कंपनी हो जहाँ पे आप 100% श्योर रहे। मैं हमेशा बोलता हूँ, ब्रांडिंग मतलब चंदन राज, ब्रांडिंग मतलब
मैनेजमेंट आउटडोर, वैसे ही ज़मीन अगर लेना है, सही ज़मीन पर तो आप माता वैष्णो देवी प्रॉपर्टी में संपर्क कर सकते हैं। तो ये मेरे क्रिएटिविटी कुछ न कुछ जगती रहती है। एक जो और चीज़ है उसके साथ थोड़ा हाँ। जोड़ लेना चाहते हैं हाँ। कि आपको मैंने कई बार एस्ट्रो के बारे में देखा है, हाँ। कुछ नेताओं के साथ मैंने देखा है कि आप उनको एस्ट्रो का एक दिन में आप को देखा है, किसी नेताजी को आप एस्ट्रो के बारे में ज्ञान दे रहे थे, तो इसके पीछे की क्या कहानी है ये चीज़? देखिए इस चीज़ को मैं ज़्यादा लाइट नहीं करता, लेकिन आप छोटे भाई हमेशा आप बोले हैं कि नहीं बताना है, तो इस पहली बार मैं ज़िंदगी में पहली बार इसका खुलासा कर रहा हूँ, वो भी आपके चैनल पे, कि एस्ट्रोलॉजी में क्या दादाजी एक बड़े, देखिए हम लोग ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण में शास्त्र तो पढ़ना रहता है, लेकिन आजकल लोग संस्कृति सभ्यता मोबाइल वाली होगी। देखिए मैंने कुछ पढ़ा और कुछ सीखा दादाजी से। वो प्रकांड विद्वान थे, एक अधिकारी होने के बावजूद उनको एस्ट्रोलॉजी में रुचि थी। तो उनका फेवरेट पोता होने के नाते मैं उनको छेड़ छीड़ के हर चीज़ पूछ लेता था, छोटा था। उसके बाद मैंने रिसर्च की फेस रीडिंग पे, फिर अंक शास्त्र पे, जो तो मैंने आज भी मैं 2-3 घंटा देता हूँ, लेकिन ये चीज़ को मैंने हमेशा बहुत ही अंदर रखा है, क्योंकि लोग जहाँ तक जो मुझे जानते हैं, जैसे आप जानते हैं, तो मैं माता रानी महादेव का भक्त हूँ। बिल्कुल। अभी लगता है 200-250 बार बहुत बार वैष्णो देवी गए, लोग आश्चर्य लगे इतने बार कैसे गए। हर ज्योतिर्लिंग में घूम चुका, लगभग 2-3 जगह बचे हुए हैं। तो मैं ध्यान करता हूँ और 2-3 घंटा और 1 घंटा रोज़ एस्ट्रोलॉजी का समय देता हूँ। और अब जो है आप लोग जो जब आप किससे भाई ज़बरदस्ती के नहीं, आप बताइए लोगों को इससे लाभ होगा, तब इस साल से मैं धीरे-धीरे लोगों को देखना शुरू कर रहा हूँ, वो भी मन पे है, क्योंकि इसको मैं प्रोफेशनलिज्म के तौर पे नहीं देखता। मतलब प्रोफेशनल तरीके से इसको आप नहीं कर रहे हैं। एक और जो क्योंकि समय कम है, एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, निश्चित तौर पे मैंने पहले ही कहा कि आप मल्टी टैलेंटेड हैं, तो एक जो और मैं बार-बार देखता हूँ कि जितने भी बड़े-बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, आमतौर पे ये मैं ध्यान देता हूँ, उनके साथ आपके संबंध बहुत अच्छे हैं। जो अभी बिहार के अगर हम बात करें, उप मुख्यमंत्री हैं, उनका आपके घर पे विशेष रूप से आना-जाना होता है। तो क्या कहीं इस दिशा में आप कदम बढ़ाने वाले हैं कि राजनीति के क्षेत्र में भी आप आएँगे क्या? क्योंकि बिज़नेस के क्षेत्र में तो आप बहुत अच्छा कर ही रहे हैं, कई कंपनियों की ब्रांडिंग आपने कर चुके हैं और कर रहे हैं। तो क्या राजनीति के क्षेत्र में भी आपका कोई कदम आगे बढ़ने वाला है क्या? देखिए, सब ईश्वर ने, जब आप जन्म लेते हैं ना, तो सारा चीज़ लिखा हुआ है, कौन दशा, कहाँ दशा, कौन ग्रह, अंत्यर पत्यंतर, सब लिखा हुआ है, कब क्या होना है। तो अभी बोलना जल्दबाजी होगा। आपके सवालों को मैं ना बोलूँगा ना हाँ। अब बाकी मेरे हर पार्टी में अच्छे संबंध हैं, और मैं बस यही आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, क्योंकि पटना का चुनाव होने वाला है। तो अगर सबसे मुझे जो बुरा लगा इस बार, कि सबसे खराब पूरे देश में मतदान हो रहा है, तो अपने बिहार में हो रहा है। आप जो है बिना वोट दीजिए नहीं, उस दिन टीवी देखिए, मटन चिकन घर में बैठ के खाइए, आप बोलिए कि सरकार ने रोड नहीं बनाया, फलना पार्टी ये नहीं किया, तो आप काबिल नहीं है बोलने का। वोट दीजिए, मतलब अधिकार नहीं है आपका, अगर आपने वोट नहीं दिया है तो आपका अधिकार भी नहीं है। बिल्कुल अधिकार नहीं। किस सेंस से आप बोलिएगा, क्या अधिकार है? आप तो निकले नहीं वोट देने। और आज के देखिए, केंद्र में जो 10 साल से सरकार बनी है, सशक्त सरकार है, उसको अगर आपको चाहते हैं कि वो आपका बाल बच्चा भविष्य अच्छा रोड, आज देखिए पूरे देश में नितिन गडकरी जी ने कितना अच्छा रोड बनाया, प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण आज देखिए पूरा देश सुरक्षित है। और सुरक्षित होने के साथ साथ आप 3 नंबर पे पहुंच गए। और हम किसी सरकार का नाम नहीं लेंगे, लेकिन उनका था कि 2050 तक बनाएंगे। अरे वो अभी हम लोग 3 पे हैं। बिल्कुल, आपको पता है कि हम विदेश यात्रा करते हैं, बाहर इतना इज्जत है भारत का, तो हम फील करते हैं ना। और क्या नहीं सरकार ने किया। तो आप अगर चाहते हैं कि सरकार बना रहे, देश सशक्त रहे, तो वोट कीजिए, और नहीं किसी को भी कीजिए, लेकिन कीजिए, वोट दीजिएगा, तभी ना बोल पाइएगा। और कोशिश कीजिए कि देश में जो सशक्त सरकार है उसको ही चुने। और आप जो है अपने परिवार के साथ वोट देने जाइए, पहले कीजिए मतदान, तब कीजिए जलपान, तभी बोल पाइएगा कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ ऐसे। तो खैर, इससे एक संकेत तो मिल रहा है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं और किस पार्टी की तरफ अपना कदम बढ़ा रहे हैं। अंत में, क्योंकि आप बिहार से हैं, युवा हैं, आपने बहुत अच्छे काम, मतलब अपनी जो एक यात्रा है उसको आपने सफल बनाया है और इसको ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। जो आम युवा जो संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए आपका अपने जीवन से अब तक का संघर्ष, मतलब एक्सपीरियंस है, क्या मैसेज है उनके लिए अंत में? देखिए, इसमें 2-3 पॉइंट हैं। पहला बात है कि बिना मेहनत का कुछ नहीं होने वाला। मैंने आप मेरे छोटे भाई जैसे हैं, मैंने आपका भी संघर्ष देखा, और आज संघर्ष करके आज पटना में इतना बड़ा स्टूडियो जो बड़ा मीडिया वाला नहीं खोल पाएगा, आपने अपनी मेहनत से। जबकि मैं जो देख रहा हूँ आपका,
एज ए एस्ट्रोलॉजर, एज ए बड़े भाई, आपका बहुत बड़ा स्कोप है। तो बिना मेहनत का नहीं होगा। बिल्कुल। रील बनाइए, मैं भी बनाता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पज से बनाइए। रील आपका ज़िंदगी नहीं हो सकता, आपका रील से पैसा नहीं आना, हाँ आएगा, कुछ आएगा, लेकिन ये अस्थाई कुछ कीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। आप अपनी पढ़ाई को पूरा कीजिए, और सबसे बड़ा बात है माता पिता का सेवा कीजिए, ईश्वर को हमेशा मानिए। सनातन धर्म को जो माना है, सनातन धर्म को मानने वाला देखिए हर क्षेत्र में जो सफल हो रहा है, दिमाग शांत रहेगा आपका, इधर उधर मत दौड़िए। आज का युवा क्या हो रहा है कि भटक रहा है, इंस्टाग्राम, मोबाइल, सब चीज़। एज आप हम नहीं रोक सकते, बिल्कुल। हमारा आपका एक मतलब आप भी का एज हो गया, हमारा भी अब युवा काल से हम लोग निकल गए। बिल्कुल। लेकिन युवा काल में भी हम लोग ने इतना चीज़ नहीं किया था जी, कि आज जितना के आज के जो युवा कर रहे हैं। बिल्कुल। और आज ये भी एक चीज़ पॉइंट बताऊँ कि आज की युवा में ज़्यादा समर्थ है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। आज हमारा देश सबसे ज़्यादा युवा है कि नहीं? बिल्कुल। तो अगर हमारे युवा सशक्त होकर इंटरटेनमेंट कीजिए, रील बनाइए, घूमिए फिरिए, घूमना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ अपना काम, अपना एक दिन समय अपने समाज के निकालिए, माता पिता का ध्यान रखिए, ईश्वर को मानिए। आप जिस जाति धर्म से हो वो मामला नहीं है, लेकिन ईश्वर को जिस दिन आप मानना शुरू कीजिएगा, अपने धर्म के प्रति वफादार होइएगा, तो देखिए सक्सेस जो है आपको मिलना ही मिलना है। कि बिना मेहनत से कुछ नहीं होना, शॉर्टकट कुछ है ही नहीं। आप देखिए मोबाइल पे आज लोग टीम बना के फेरा में दिन भर पड़े रहते हैं, वगैरह, कि ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, कीजिए, लेकिन कम से कम अस्थायी कुछ तो कीजिएगा। जमीनी स्तर पे मेरा कहना है कि जमीनी स्तर पे वैसा काम होना चाहिए जिससे डायरेक्ट आपको लाभ हो और वो अस्थायी हो। और देखिए सबसे अच्छी बात, हम उस स्वर्णिम काल में हैं जहाँ पे केंद्र में देखिए मोदी जी आपको पैसा दे रहे हैं ना कि आप अब आत्मनिर्भर बनिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और यहाँ राज्य में भी अभी देखिए जो डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं। यूथ के लिए काम हमेशा रहता है, यूथ के देखिए उतना आज इतना घूम घूम के युवाओं के लिए काम करना और माहौल अच्छा बनाए हुए हैं राज्य का। तो ऐसा आपको डिप्टी सीएम बढ़िया बना हुआ, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय सम्राट चौधरी जी, और केंद्र में बने हुए हैं मोदी जी। अभी स्वर्णिम काल है, तो मेहनत कीजिए, आपको अच्छा बने। अच्छा, आप पटना में पहले कुछ दिखता नहीं था, अब देखिए नीतीश कुमार अच्छा का रोड सब दे दिए। अब जो आत्मनिर्भर जो भारत जो चलन चला है, अब देखिए कितना कैफे वफे खुलने लगा पटना में, रोजगार, मरीन ड्राइव देखिए, अरे चोरी चकारी कोई नहीं कर रहा है जी, अपना रोजगार कर रहा है। तो ये मैसेज प्रधानमंत्री ने दिया। अभी सरकार के पास बस मेहनत करना है, सही गाइडेंस लीजिए, इधर उधर कीजिएगा, समय बर्बाद हो जाएगा। एक समय के बाद माँ बाप भी आपको नहीं पूछेंगे। अगर आपका एज निकल जाता, आप 40 साल में कुछ कीजिएगा ही नहीं, तो क्या कर पाइएगा? इसलिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। मेहनत कीजिए और सटीक दिशा में कीजिए, अपने सीनियर से राय लीजिए कि कैसे क्या करें। जो भी रोजगार है पहले उसका अच्छा खराब सोचिए। मैं कुछ भी कंपनी स्टार्ट करता हूँ सोचता हूँ खराब से खराब क्या होगा, अच्छा से अच्छा क्या होगा, उसको नोट डाउन कीजिए और ईश्वर को मानिए, माता पिता की सेवा कीजिए, आप एक दिन जरूर सफल होइएगा। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी जानकारी आपने दी, और जो सबसे बहुत अच्छी बात जो आपने अनुभव से आपने कहा कि ज़मीनी स्तर पे काम कीजिए। रील्स बनाना अच्छी बात है, बनाइए, लेकिन सब कुछ रील्स ही नहीं है और सभी लोग रील्स में सफल नहीं होंगे। आपका भी आधार है, उसको बनाइए, लेकिन कुछ मूल ऐसे काम कीजिए जिससे आपका जो जीवन हो आगे बेहतर हो, अपने परिवार के जीवन को। तो बहुत अच्छा लगा ये सारी चीज़ें आपके व्यक्तित्व के बारे में जान के, आपके काम के बारे में जान के। हमारी आपके लिए शुभकामनाएं हैं कि आप और तरक्की करें और आगे बढ़ें, और हम जैसे लोगों को भी साथ में आप ध्यान रखिए। आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आपका भी।